Bring his man through. नमस्ते दोस्तों, आज हम उस देश की बात करेंगे जिसकी पहचान बुद्ध, शांति और हिमालय से है। लेकिन आज वहाँ की सड़कों पर शांति नहीं बल्कि गुस्सा और खून है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि नेपाल की जेन जी ने इतिहास रच दिया है, लेकिन इस कहानी का एक दूसरा बहुत डरावना पहलू भी है। खबरें आ रही हैं कि मंत्रियों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले कर दिया गया। हर बड़ी क्रांति की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। नेपाल में ये चिंगारी थी 4 सितंबर 2025 को लगा एक सोशल मीडिया बैन। उस दिन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे 26 बड़े प्लेटफॉर्म्स को ये कहकर बैन कर दिया कि वे नए नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। सरकार के लिए शायद ये एक प्रशासनिक फैसला था, लेकिन नेपाल के युवाओं के लिए ये उनकी आवाज पर, उनकी रोजगार पर और उनकी आजादी पर एक सीधा हमला था। आज के नेपाल में जहां बेरोजगारी चरम पर है, कई युवा सोशल मीडिया के जरिए ही छोटे मोटे बिजनेस चलाकर या कंटेंट बनाकर अपना घर चला रहे थे। और इसी समय एक और चीज युवाओं के गुस्से को भड़का रही थी, नेपो किड्स कल्चर। एक तरफ आम युवा नौकरी के लिए भटक रहा था और दूसरी तरफ नेताओं के बच्चे इंस्टाग्राम पर अपनी महंगी गाड़ियों, विदेशी छुट्टियों और आलीशान पार्टियों की तस्वीरें डाल रहे थे। 8 सितंबर ये वो दिन था जब ये आंदोलन हमेशा के लिए बदल गया। काठमांडू में संसद के बाहर हजारों निहत्थे छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पानी की बौछार या आंसू गैस का इस्तेमाल करने के बजाय पुलिस को सीधी फायरिंग का आदेश दे दिया। सोचिए, एक सरकार अपने ही देश के भविष्य पर, अपने ही बच्चों पर गोलियां चलवा रही थी। उस दिन 19 से ज्यादा युवा मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हुए। सोशल मीडिया पर एक मृत छात्र का खून से सना जूता वायरल हो गया। ये जूता उस रात हुए सरकारी दमन का प्रतीक बन गया। युवाओं के अंदर का डर खत्म हो गया। अब उनके मन में सिर्फ एक ही भावना थी, गुस्सा और बदला। इसके बाद जो हुआ वो नेपाल के इतिहास का सबसे काला अध्याय है। गुस्साई भीड़ ने उस डीजीपी को ढूंढकर मार डाला जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था। उन टीवी चैनलों पर हमला कर दिया गया जो सरकार की चापलूसी कर रहे थे। मंत्रियों को उनके घरों से निकालकर सड़कों पर पीटा गया और अंत में संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास और सुप्रीम कोर्ट जैसी लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्थाओं को आग के हवाले कर दिया गया। बैन तो सिर्फ एक चिंगारी थी, आग तो सालों से नेपाल के समाज के अंदर सुलग रही थी। पहली वजह, भ्रष्टाचार। नेपाल दक्षिण एशिया के सबसे भ्रष्ट देशों में से एक है। यहाँ हर सरकारी काम के लिए घूस देना एक आम बात बन चुकी है। युवाओं को दिख रहा था कि नेता और अधिकारी बड़े बड़े घोटाले करके अमीर होते जा रहे हैं और उनके हिस्से में सिर्फ गरीबी आ रही है। दूसरी वजह, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म। जैसा मैंने पहले बताया, नेताओं के बच्चों की आलीशान जिंदगी और आम युवाओं की बेबसी के बीच की खाई बहुत गहरी हो चुकी थी। ये सिर्फ नेपोटिज्म नहीं था, ये एक तरह का सामंतवाद था, जहां एक छोटा सा तबका देश के सारे संसाधनों पर कब्जा करके बैठा था। तीसरी वजह, बेरोजगारी। नेपाल की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है बेरोजगारी। हर दिन लगभग 2000 युवा देश छोड़कर काम की तलाश में विदेश जाने को मजबूर हैं। जो देश में रह जाते हैं उनके पास कोई भविष्य नहीं है। अब इस कहानी में एक और परत है जिसे समझना जरूरी है, जियोपॉलिटिक्स। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को चीन का करीबी माना जाता था। उन्होंने अपने कार्यकाल में चीन के साथ कई समझौते किए थे। ऐसे में कुछ विश्लेषक ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या नेपाल में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक आंतरिक विद्रोह था या इसके पीछे किसी बाहरी ताकत का भी हाथ हो सकता है। ये एक पैटर्न है जो हमने हाल के सालों में एशिया के कई देशों में देखा है।
चाहे वो श्रीलंका हो या बांग्लादेश। एक देश में अचानक छात्र प्रदर्शन शुरू होते हैं, वो हिंसक हो जाते हैं, सेना हस्तक्षेप करती है और चीन समर्थक सरकार गिर जाती है। क्या ये सब एक संयोग है या ये अमेरिका और चीन के बीच चल रहे वैश्विक सत्ता संघर्ष का एक हिस्सा है, जिसमें नेपाल जैसे छोटे देश शतरंज के मोहरे बन जाते हैं, जहाँ किसी भी देश में अस्थिरता पैदा करके अपने मनपसंद की सरकार बिठाई जाती है। ये सिर्फ एक थ्योरी है, इसे सच मानना या न मानना ये आपके ऊपर है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि नेपाल के युवाओं का गुस्सा असली था, उनकी समस्याएं असली थीं और सरकार का दमन भी असली था। नेपाल एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है। प्रधानमंत्री ओली इस्तीफा दे चुके हैं और शायद देश छोड़कर भाग गए हैं। सेना ने देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। लेकिन आगे क्या होगा? क्या सेना सत्ता पर कब्जा कर लेगी? क्या देश में नए चुनाव होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो युवा जिन्होंने इस क्रांति को अंजाम दिया है, वो किसी नए नेता को स्वीकार करेंगे? यह घटना हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख है। यह हमें बताती है कि आज की युवा पीढ़ी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वो चुपचाप सब कुछ सहने वाली पीढ़ी नहीं है। वो अपनी ताकत जानती है और अपनी आवाज उठाना जानती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि नेपाल के लोग इस मुश्किल घड़ी से जल्द बाहर निकलें और हिंसा का रास्ता छोड़कर बातचीत के जरिए एक बेहतर और न्यायपूर्ण भविष्य का निर्माण करें। आपको क्या लगता है, इस पूरी त्रासदी का जिम्मेदार कौन है? युवा, नेता या कोई बाहरी ताकत? और यहाँ से नेपाल का भविष्य आपको कैसा दिखाई देता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।